वेक्टर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी बात नहीं है कि आप वेक्टर का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। वेक्टर आप पहले भी सुने हुए हैं। क्लास 9 में जब आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें आपने वेक्टर का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसमें आपको बताया गया था फिजिकल क्वांटिटी वगैरह क्या होता है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे। और 12th क्लास में भी अगर हम बात करें तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बारीकी से और बहुत बेसिक से इसको बात करेंगे कि ये वेक्टर क्या होता है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और सेकंड थिंग, जब आपका वेक्टर स्टार्ट होगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, ठीक है, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उन सबको बहुत बारीकी से इस चैप्टर में बात किया जाएगा आपको। एंड मैं आपको बता दूं कि वेक्टर हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जो इसका यूज आता है। समझ गए कि नहीं? अब जैसे मैं आपको बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल अभी बता रहा हूं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपली समझिएगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वेक्टर को हम एज अ थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बट हमारे लाइफ में भी इस वेक्टर का बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कितना फोर्स लगाएंगे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या इफेक्ट उसका होगा। अब मान लीजिए कि सामने एक बास्केटबॉल रिंग है जिसमें हमको क्या करना है, बास्केट डालना है। बास्केटबॉल हमारे हाथ में है। अब जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए बास्केट रिंग है और यहाँ पर प्लेयर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये बास्केट को इसमें डालना है। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगाया जाएगा, कितना न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, ये एग्जैक्ट जाके इसमें गिरेगा। ये सिर्फ हमको वेक्टर से ही पता चलता है। ठीक है, आप बहुत सारा ऐसे देखेंगे जो टैंक वगैरह बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे आपके लड़ाई वगैरह में टैंक जो इस्तेमाल किए जाते हैं बॉर्डर वगैरह पर, तो ये टैंक से जो गोली निकलती है एग्जैक्ट सेट कर दिया जाता है और ये क्या होता है, उसी जगह पर जाकर ड्रॉप करती है ये बम जो यहाँ से निकलता है। तो कितना फोर्स से उस बम को हम लोग फेंकेंगे कि वो वहीं पर जाकर गिरेगा जहां हमें इसको फेंकना है। तो ये सब कुछ जो हमने बनाया है ये सब वेक्टर के थ्रू ही बनाया है, वेक्टर से ही हम समझ पाते हैं। अब जैसे कि हमको अगर ये बास्केट इसमें करना है, इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाना है, तो हमें हमारे अंदर तो कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम कितना फोर्स इस बॉल पे लगा दे कि ये बॉल जाकर उस बास्केट में गिर जाए, है कि नहीं? हमारे अंदर ऐसी कोई थोड़ी ना मशीन है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होते जाता है, हम जैसे जैसे खेलते रहते हैं, हमें एक अंदाज मिल जाता है कि हम इतना ही फोर्स लगा के फेंकेंगे तो ये बॉल क्या करेगा, उस बास्केट में जाकर गिर जाएगा। लेकिन एक हम ऐसा मशीन तैयार कर दे और उसके अंदर सेटिंग कर दे कि हमें इतना फोर्स से इस चीज को फेंकना है, हमें इतना फोर्स है, तो मशीन क्या करेगा, उसके पास अपना माइंड नहीं है, वो हमारे सेटिंग के हिसाब से मशीन उतना ही फोर्स से उस बॉल को फेंकेगा और वो बॉल उतना ही फोर्स से उसी डायरेक्शन में जाकर उसमें बास्केट में गिर जाएगा। अगर यहाँ पर हम कोई मशीन बना दे तो ये वेक्टर आप जब पढ़िएगा ना तो वेक्टर चैप्टर में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाती है जैसे कि फोर्स, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं और उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे ऐसे मशीन टेक्नोलॉजी बना चुके हैं। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए आज हम क्या करते हैं कि ये वेक्टर जो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जिससे हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना के रखे हैं, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पर हम कोई चीज फेंक सकते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हम फोर्स लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम उसको एज ए थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका यूज कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में भी पर्सनली। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से और बारीकी से हम इस चीज को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि वो सभी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उससे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप मास से बता सकते हैं कि कौन कितने केजी का है। अब मैं आपको चीनी दे दूं, आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये 1 केजी है, 2 केजी है। तो हम लोग क्या करते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ, आप लंबाई को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वैसी क्वांटिटी
अब जैसे कि आप लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसके बाद आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए आपके सामने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है उनमें। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनको डायरेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डायरेक्शन अगर उनका हम चेंज कर दे तो उससे उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा। तो अगर इसी फिजिकल क्वांटिटी में हम बात करें स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको 9th में भी बताया था कि स्केलर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े, डायरेक्शन की कोई जरूरत ना पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। अब मैग्नीट्यूड में आप इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल ले सकता हूं मास। मास को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद लेंथ को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका आ गया टेम्परेचर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब सर थोड़ा सा कैसे मतलब हम समझे, इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करते हैं ये हमारे सामने मार्कर है, ठीक है। तो इस मार्कर का मान लीजिए मास कितना होगा, तो अगर देख ले तो आपका ये मान लीजिए 50 ग्राम का है या 20 ग्राम का जो भी है। तो क्या आप इसको डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, ऐसे से ऐसे कर दीजिएगा या फिर ऐसे कर दीजिएगा, तो ये क्या 10 ग्राम का हो जाएगा। या फिर दो मार्कर हमारे सामने हैं, दोनों को मैं ऐसे रखा हूं, ये 10 ग्राम का, ये 10 ग्राम का, दोनों को साथ में अगर हम रखेंगे, वेट करेंगे, तो ये दोनों 20 ग्राम का आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे करेंगे तो कुछ और आ जाएगा क्या, या फिर इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं, ये फिर भी 20 ग्राम ही रहेगा। तो इसके डायरेक्शन को हम चाहे कैसे भी कर दे, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिस क्वांटिटी में हमें आपके डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन से इसे फर्क पड़ता है। अब एग्जाम्पल इसमें क्या पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन दोनों की अगर जरूरत पड़े तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें तो फोर्स को क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। ये एक फिजिकल क्वांटिटी, अब सॉरी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं आपको बोल देता हूं कि जाओ मेरे घर और 10 न्यूटन का फोर्स लगाना, मेरा दरवाजा क्या होगा, खुल जाएगा। अब आप मेरे घर गए, ठीक है, आप 10 न्यूटन का फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। लेकिन हमारा दरवाजा कैसे खुलेगा, पुल करने पर खुलेगा। क्या करने पर, पुल करने पर खुलेगा। समझ गए कि नहीं? तो आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप चाहे उस पर कितना भी फोर्स लगा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वैसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, जिसमें दोनों होते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आइए आपके वेक्टर्स, अब 11th क्लास में अगर हम आए तो इस वेक्टर को बुक्स में कैसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो बुक्स में क्या होता है ना, या तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर में लिख देगा। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई ए वेक्टर है, उसको ऐसे बोल्ड लेटर में लिख देगा, या फिर सिंपल इसके ऊपर ऐसे कर देगा। समझ गए कि नहीं? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको ऐसे बुक्स में दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए, ये बुक्स में ऐसे बताया जाएगा इसको। समझ गए कि नहीं? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बुक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। समझ गए कि नहीं? अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज और, मान लीजिए कि एक सामने में कोई मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर सामने में क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को दिखाने के लिए कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका हमने हेल्प लिया कि नहीं, इस पे दिखा रहे हैं कि ये एक फोर्स लग रहा है, ये एक एरो से दिखा रहे हैं। ये जो एरो है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहेंगे, ठीक है, नहीं तो टिप कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, टेल कहेंगे, नहीं तो ऑरिजिन कह लेंगे। समझ गए कि नहीं?
तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका उसको कहेंगे टेल या फिर ओरिजिन, और वहां पर जो है उसको कहेंगे हेड या फिर टिप। ये एरो जैसा जो स्ट्रक्चर है ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। समझ में आया कि नहीं? तो वेक्टर इससे हम शो कर रहे हैं। देखिए एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर आपने वेक्टर के बारे में भी जान लिया। देखिए वेक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर वेक्टर और दूसरा आपका एक्सियल वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्या है मैं आपको बता दूं, तो इसको थोड़ा हटा लेते हैं। तो पोलर वेक्टर दे हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सपोज करते हैं कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये एक वेक्टर है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये देख रहे हैं हमें यहां से पता चल रहा है कि यहां से कोई चीज क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो किसी अगर वेक्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या फिर कोई स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, तो दे रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशंस। एग्जांपल के तौर पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको समझ लेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल तो आप इतना समझिए कि एक्सियल वेक्टर जो होते हैं वो आपके रोटेशनल इफेक्ट को दिखाने के लिए होते हैं, और उसके डायरेक्शन को अगर हमें पता करना है, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को अगर हमें पता करना है तो उसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि आपका अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, तो उस कंडीशन में अगर हमें उसका डायरेक्शन जानना है तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड लेना है, ठीक है, और डायरेक्शन इधर से इधर हो रहा है, देखिए एरो यहां पर बना हुआ, अगर इधर से इधर हो रहा है तो हमें अपने हाथ को क्या करना है, अपने फिंगर को ऐसे से ऐसे हो रहा है ना, तो इधर से इधर मोड़ना है, ठीक है। तो ये जो थंब होगा वही इस डायरेक्शन को दिखाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर रोटेशन ऐसे से ऐसे हो रहा है तो हमें अपने हाथ को क्या करना है, इस तरीके से रोटेट करना है, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, इस डायरेक्शन को दिखाएगा। तो एक्सियल वेक्टर जो होते हैं रोटेशनल इफेक्ट्स को दिखाते हैं एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्सिस के अलोंग में आपका एक्ट करते हैं। अब जैसे कि आपका रोटेशन इधर से होगा तो आप अपने राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करके और आप अपने वेक्टर का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसके आगे हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे और उसके बाद आपका पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। सर ये एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ये अलग क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास बात है? तो जैसे आप सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग बात है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, और जब इसमें डायरेक्शन के अनुसार चीजें बदल जा रही हैं तो यहाँ पर अलग से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो नियम कानून है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं यहाँ पर, इसके बाद तो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को। लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी अगर आपके सामने कोई है, सिंपली अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर 10 kg क्या लिए हैं, जाकर चीनी खरीदे हैं, ठीक है, और 15 kg क्या किए हैं, आप कोई गुड़ खरीद लिए हैं। तो ये दोनों जो होंगे सिंपल ऐड हो जाएंगे और ये टोटल कितने हो जाएंगे, 25 kg, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मास है, इसको हम बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात कर ले वेक्टर की, तो सपोज करते हैं कि हमारे सामने ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स मैंने लगाया, कितने का, 10 मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, और एक और फोर्स लगाया इस पे 5 न्यूटन का। तो इसमें टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे 10 + 5 15 न्यूटन बोल देंगे। सिंपली ऐड क्यों करनी है मैं आपको बताता हूं। और यहीं पर एक सेकंड सिचुएशन यहां ले लेते हैं कि सपोज कीजिए मेरे सामने यही ऑब्जेक्ट है और इधर से आपका लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स इधर साइड से सेम डायरेक्शन में लग रहा था, इसके अकॉर्डिंग मैं इस बार इसका डायरेक्शन इधर अगर बदल दूं, ठीक है,
और 5 न्यूटन का फोर्स इस बार इधर से इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका इस बार क्या चेंजेस आ जाएगा कि कोई व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है, कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो यहां पर क्या आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा 5 न्यूटन का। कैसे? क्योंकि ये अपोजिट में है, तो माइनस में मान लीजिए और इसको प्लस में मान लीजिए, और दोनों कट के हो जाएंगे 5 न्यूटन का फोर्स। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूं, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरे ऊपर कोई इधर से धक्का लगा रहा है 10 न्यूटन का और कोई इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो मेरे ऊपर कितना फोर्स महसूस होगा, तो इसका 10 और इसका 5, इसका 5 क्या करेगा, इधर साइड से लग रहा है अपोजिट में, तो इसके 10 में से 5 को तो ये कम कर दिया ना, ये क्या किया, कम कर दिया, तो ये ज्यादा था, ये ज्यादा था, ये 10 था, तो मेरे को महसूस कितना होगा, इसका 5 इसके 10 में से घट जाएगा और केवल 5 न्यूटन का फोर्स ही मेरे को इस डायरेक्शन में क्या होगा, महसूस होगा, और हम इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे। समझ गए कि नहीं? तो यहां पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेम न्यूटन का फोर्स क्या हुआ, अलग यहां पर रिजल्टेंट दे दिया, अलग इफेक्ट दे दिया। अब यहीं पर थर्ड आपको सिचुएशन हम बता दें कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, और यहां पर भी लग रहा है एक 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, कोई थीटा एंगल से, मान लीजिए उतना नहीं, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट हूं, कोई मेरे को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और कोई मेरे को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो मेरे ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना, कोई इधर खींच रहा है इसको और कोई इधर खींच रहा है, ये बेचारा लास्ट में क्या करेगा, इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन का अलग हिसाब किताब है, ऐसे वाले सिचुएशन में तो आप बड़ी आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरीके का आ गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि इधर कोई खींच रहा है कोई इधर, ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये जाएगा किधर, यही चीज को समझना है। और वेक्टर जो होता है ऐसे ही चीजों को क्या करता है, डील कर लेता है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए वेक्टर फिजिक्स में खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में बहुत बारीकी से समझेंगे। उसके पहले मैं आपको क्या करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं, को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे फर्स्ट में आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मोड का नाम आप कभी ना कभी सुने होंगे, तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन से लेकर यहां तक कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये जो दूरी है वो मान लेते हैं 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर, तो इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है, तो यही क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए, बोलने का मतलब सिंपल तरीका से इसको समझते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? अब मान लीजिए फोर्स लगा है 10 न्यूटन, 10 क्या है, वही तो मॉडुलस है। समझ गए कि नहीं? डायरेक्शन वायरेक्शन को छोड़ दीजिए और सिर्फ जो एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5, तो 5 हो गया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फोर्स लगा है 10 न्यूटन, 10 क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये जो एक आपको नंबर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो यहां पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सिंपली। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए। समझ गए कि नहीं? या तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। क्लियर है? तो आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट 5, तो 5 इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वही उसका मैग्नीट्यूड है। अगर फोर्स आपने लगाया है 10 न्यूटन का, तो यहां पर 10 क्या हो जाएगा, वही मैग्नीट्यूड आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाएगा। उसको लिख, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए का मतलब, या फिर ए का मतलब क्या हुआ आपका, वही मैग्नीट्यूड ही, मैग्नीट्यूड को ही ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड अगर बात करें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। क्या होता है? डायरेक्शन को बताना। तो भाई मेरे, डायरेक्शन को अगर बताना तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर का सिंपल काम है डायरेक्शन को बताना। किसको बताना? डायरेक्शन को बताना। डायरेक्शन को कौन बताता है? आपका यूनिट वेक्टर बताता है। क्योंकि आपको तो पता है वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड, आपका जो वेक्टर है
वो किसको किसको मिला के बनता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को मिला के बनता है। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता चल जाए तो डायरेक्शन को भी तो जानना है, तो डायरेक्शन को कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। समझ गए कि नहीं, यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को बताना। अब ये थोड़ा इतना आसान नहीं है। अब देखिए कैसे मैं आपको बताऊं। सपोज करते हैं कि कोई यहां पर एक लड़का है, ठीक है, जो वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो हमें मिल जाएगा 5। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए r ले लिए, ठीक है। r क्या कर रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो r के ऊपर क्या करना है, कैप लगा देना है। क्या करना है, कैप, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं r कैप, ठीक है। तो ये जब हमें डायरेक्शन को दिखाना रहेगा, तो मान लीजिए कि डायरेक्शन r है, तो उसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो इससे यूनिट वेक्टर को दिखाया जा सकता है। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर करते हैं, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, डायरेक्शन क्या है, r कैप। तो r कैप इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो r कैप इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल लीजिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये एक आपके सामने फॉर्मूला आ गया। समझ गए कि नहीं। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता देता हूं। कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में तो आप पढ़े होंगे, कार्टेशियन प्लेन्स। तो अगर मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो कैसे हम उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। सपोज करते हैं कि हमारे सामने ये एक कार्टेशियन प्लेन्स मैंने बना लिया, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्लियर है। अब मान लीजिए, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। तो सपोज करते हैं कि हमारे सामने ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर आप किसी को भी लीजिए, एक्स इसको लेते हैं, एक्स वैसे हॉरिजॉन्टल वाले नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर एक्स लिए, इसको वाई लिए, इसको जेड लिए, जो भी है, तो आपका अगर मान लीजिए कोई प्लेन यहां से उड़ा, इस ओरिजिन से अगर कोई प्लेन उड़ा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अगर हमें लोकेट करना होगा, अगर इस पॉइंट पे ये पहुंच गया यहां पर, तो इससे हमें बताना होगा। तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यहां से इसकी दूरी बताएंगे, ठीक है, यहां से इसकी दूरी बताएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड इसकी दूरी बताएंगे। मतलब क्या होगा कि तीनों एक्सिस से रिलेटेड हम इसके डिस्टेंस को अगर हम बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो प्लेन लोकेट हो जाएगा कि कहां पर वो एग्जैक्ट है। तो तीनों एक्सिस के अलोंग में हम उसका क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे, तो हमें प्लेन लोकेट हो जाएगा। लेकिन हमें दिखाना तो पड़ेगा ना कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमें एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो हम अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी होगी, मान लीजिए 5x है, ठीक है, 5x। तो ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस में आई कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई कैप। ये वाली दूरी मान लीजिए 5y है, तो इधर डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर j कैप करते हैं। और इधर साइड में डायरेक्शन को दिखाने के लिए, मान लीजिए ये भी दूरी है, तो इधर साइड से डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, j कैप आगे लगाते हैं। क्या करते हैं, j कैप। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई कैप, इधर साइड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप, सॉरी, और इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के कैप का इस्तेमाल करते हैं, आई जे के, ठीक है। ये आई जे और के कैप क्या करता है, डायरेक्शन को दिखाता है, किस एक्सिस के अलोंग में है वो डायरेक्शन को शो करता है। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन्स में यूनिट वेक्टर वर्क करता है। इसके बाद आपको बता दें इक्वल वेक्टर क्या होता है। अब इक्वल वेक्टर क्या हो सकते हैं, तो इक्वल का मतलब सिंपल होता है बराबर। क्या, तो कोई भी चीज बराबर कब होगा, तो बराबर तब होंगे वेक्टर जब उनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, दोनों सेम आपके होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो का नेक्स्ट है, तो मैंने आपको बता दिया इक्वल वेक्टर के बारे में कि अगर आपका इक्वल मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपका ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, डायरेक्शन आप जानते हैं, सेम डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम होना चाहिए।
निगेटिव एंड अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। अब निगेटिव एंड अपोजिट वेक्टर की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसमें डायरेक्शन होगा अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड होगा सेम। क्लियर है। तो वैसे वेक्टर को हम लोग निगेटिव एंड अपोजिट वेक्टर कहते हैं। गिवन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज द अपोजिट डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। उल्टा होगा तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव एंड अपोजिट। को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल एंड को टर्मिनल। इनिशियल वर्ड से क्या पता चलता है, शुरुआती, और यहां पर टर्मिनल फाइनल वाले को। तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके सामने दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, सपोज ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, मैंने क्या बताया था, ये है टेल या फिर ओरिजिन, इसको बोलते हैं हेड या फिर टिप। तो अगर आपका इन दो वेक्टर्स के टेल या फिर ओरिजिन सेम है, क्या है, सेम है, तो वैसे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। या फिर हमारे सामने दो ऐसे वेक्टर हैं जिसका फाइनल या फिर मतलब ये हेड वाला या फिर टिप वाला कॉमन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर, इसके पहले आप मैथ्स में पढ़े थे, कोलिनियर पॉइंट, नन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि अगर आपके सामने तीन पॉइंट रखे गए हैं और तीनों पॉइंट एक सीरियल रे में आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बात करते हैं। तो अगर तीन पॉइंट आपके सामने हैं और तीनों एक लाइन में है, तीनों एक लाइन में है, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते थे। और इसमें से कोई एक पॉइंट मान लीजिए इधर साइड है, तो ये दो अगर लाइन में आएंगे तो ये वाला छूट जाएगा, इन दोनों को लाइन में लाएंगे तो क्या होगा, ये वाला छूट जाएगा। तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। तो यहां भी कोई ऐसे वेक्टर हो जो सीधी लाइन में आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए है, और यहां पर क्या है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, यहां पर एक वेक्टर सी है। ये तीनों क्या है, एक सीधी लाइन में है, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक कोलिनियर वेक्टर है। या फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक वेक्टर है यहां पर और दूसरा वेक्टर यहां पर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इनके इसके बीच के कितनी थीटा है, इन दोनों के बीच में कितना थीटा है, 0 डिग्री थीटा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना डिग्री थीटा है, 180 डिग्री थीटा है। इस चीज को हम चाहे तो ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, सेम ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज को भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री थीटा होगा या फिर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री थीटा होगा, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। इसके बाद आपको जानना होगा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, अब कोप्लेनर का मतलब क्या, कि मान लीजिए मेरे सामने ये मैंने आपको क्या किया, बना लिया इस तरीके से। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है कि देखिए ये एक अलग प्लेन है, देखिए ये वाला मान लीजिए y है, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए z है, ठीक है। तो ये एक यहां पर अगर हम ऐसे हाथ रखते तो ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है और ये एक अलग प्लेन है। अगर दो वेक्टर इसी प्लेन पर हैं, ऐसे और ऐसे हैं मान लीजिए, ठीक है, सेम प्लेन पर, इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। लेकिन अगर मान लीजिए दो वेक्टर एक ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे आपकी तरफ निकला हुआ है, कैसे, ऐसे करके एक वेक्टर निकला हुआ है जो किस प्लेन में है, इस प्लेन में आ जा रहा है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कोप्लेनर। और अगर दो वेक्टर इसी प्लेन में है इस तरीके से करके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। एक और मैं आपको लास्ट बता दूं, लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या हो जाएगा कि अगर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, भैया यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर कोई वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको कहीं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा बात बता देता हूं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाकी आपको सभी पॉइंट्स बारीकी से समझ में आ रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं यहां पर आपको चलिए बना लिया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये एक एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस है। सपोज करते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो ये जो वेक्टर यहां से मैंने जो लाइन ड्रॉ किया आपका, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है सपोज करते हैं, और यहां से जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ किया, तो मान लीजिए इसको बोलेंगे R1 वेक्टर मान लीजिए बोल देते हैं, और ये कुछ देर के बाद डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर आ गया।
अब यहां से जो हमने लाइन ड्रॉ किया ओरिजिन से, तो इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इस वाले लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसको क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं? और ये चीज जो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, इसको आर वेक्टर बोल लेते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर से क्या पता चलता है? ओरिजिन से लेके यहां तक की जो दूरी है ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दिया। वेक्टर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, वो स्केलर के कंपैरिजन में कैसे अलग है मैंने आपको भी समझाया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ